Welcome everyone in lecture number 18, Statistics, and the topic is estimation. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पॉपुलेशन मीन को कैसे एस्टिमेट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज करके, और हमने इसमें ये केस किया था कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है अगर, तो कैसे हम सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसमें हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज किया था और जेड स्टैटिस्टिक्स यूज करी थी, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि लार्ज सैंपल्स के लिए स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली अप्रोच करता है। इट अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। तो इसलिए हमने जेड स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन। अब प्रॉब्लम तब आती है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं होता, क्योंकि जेड स्टैटिस्टिक्स में आपको याद होगा हमने सिग्मा यूज किया था। सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा अगर नोन नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करेंगे? तो इस केस में हम टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं to estimate population mean. So when the population standard deviation is unknown, the sample standard deviation must be used in the estimation process. Number 1 point. अगर हमें population standard deviation known नहीं है क्वेश्चन में, तो obviously sample standard deviation का ही यूज करेंगे। तो उस केस में गॉसेट ने टी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किया which is used instead of Z distribution to find internal estimate for population mean when population standard deviation is unknown and the population is normally distributed. दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर सिग्मा नोन नहीं है तब हमें टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है, और पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तभी हम टी स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है टी स्टैटिस्टिक्स का? टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला बिल्कुल जेड फॉर्मूला की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर सिग्मा था, यहाँ एस है। एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज होगी टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वहां हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल यूज करी थी, नॉर्मल टेबल। An assumption underlying the use of the T statistic is that the population is normally distributed. ये एक assumption है इसमें कि population normally distributed होनी चाहिए. If population distribution is not normal or is unknown, other non-parametric tests are used. So confidence interval to estimate population mean using T statistic. So T statistics or T formula is this. We algebraically manipulate this to find the value of mu when sigma is unknown and population is normally distributed. So we know that this x bar, that is sample mean, can be greater than population mean or less than population mean. So T has both sign, yet that is negative as well as positive. So we put here plus minus sign and we find the value of mu. That comes out to be x bar plus minus t into s अपॉन रूट n. ये अल्फा बाय 2 और n माइनस 1 क्या है? अल्फा बाय 2 इज द एरिया ऑफ राइट टेल। जैसे z स्टैटिस्टिक्स में जब आपने एवरेज पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट किया था
सैंपल मीन के जरिए, तो वहां पे अल्फा बाय 2 क्या था, जेड डिस्ट्रीब्यूशन में राइट टेल का एरिया। इसी तरह इसमें भी अल्फा बाय 2 टी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी राइट टेल का एरिया। टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी वैसी होती है जैसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। n-1 यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है और n जो है वो सैंपल साइज है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। The owner of a large equipment rental company wants to make a rather quick estimate of the average number of days a piece of ditch digging equipment is rented out per person per time. The company has records of all rentals, but the amount of time required to conduct an audit of all accounts would be prohibitive. Question तो आपको समझ में आ रहा होगा. Let me clarify you. The question is that लार्ज इक्विपमेंट कोई रेंटल कंपनी है और उसका ओनर ये चाहता है कि ये पता लगाना चाहता है, एस्टिमेट करना चाहता है कि डिच डिगिंग इक्विपमेंट ऑन एन एवरेज कितने दिन के लिए रेंट पर दिया जाता है पर पर्सन पर टाइम। और कंपनी के पास सारे रेंटल्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन इन सारे अकाउंट्स का ऑडिट करना, ये मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम ये सारे अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करना चाहते। तो ओनर ने डिसाइड किया टू टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ रेंटल इनवॉइसेस। तो रैंडम सैंपल्स लिए गए इनवॉइसेस के, जो भी थे, उसमें से 14 रेंटल्स डिच डिगर्स सेलेक्ट किए गए रैंडमली फ्रॉम द फाइल्स। तो ये एक तरह से आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं सैंपल्स से जो मिले हैं, मतलब फाइल से जो नोट किए गए हैं वो ये नंबर ऑफ डेज हैं जितने दिन के लिए डिच डिगर इक्विपमेंट रेंट पर गया था। She used these data to construct 99% confidence interval to estimate the average number of days that a ditch digger is rented and assume that the number of days per rental is normally distributed in the population. अब इससे जो ओनर है वो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं टू एस्टिमेट एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट अ डिच डिगर इज रेंटेड। और इसमें ये हमने एज्यूम किया है, ये गिवन है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसकी पॉपुलेशन? नंबर ऑफ डेज की। ये नंबर ऑफ डेज है। तो इस क्वेश्चन में n 14 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% है, तो अल्फा बाय 2.005 हो गया। टेबल से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है, ये आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। ये डिग्री df का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और T.100, T.050 ये वैल्यूज हैं। सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यूज लिखी हैं ये दैट इज द एरिया ऑफ राइट टेल इन द T distribution. So we select T.005 because our alpha by 2 is 0.005. So we comes here and then we go to degree of freedom 13 and this value is 3.012. सैंपल मीन इज 2.15, यानी इन वैल्यूज का जब मीन आप निकालेंगे तो ये 2.15 आएगा। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए। इसका आंसर आएगा 1.29 होल स्क्वायर। ये वेरिएंस आएगी, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। Hence the confidence interval is x bar plus minus t s upon root n. We solve it and have the answer. These are two problems that you try by yourself. Suppose the following data are selected randomly from population of normally distributed values. Construct 95% confidence interval to estimate population mean. ये बिल्कुल पहले जैसा एग्जाम्पल है, इसमें आपको मीन निकालना पड़ेगा पहले सैंपल से, फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और टेबल से टी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें टी स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो और कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सकते हो।
और assumption इसमें given है कि population normally distributed है. Problem number 2. If a random sample of 41 items produces mean is equal to 128.4 and standard deviation is 20.6, what is 98% confidence interval for mu? Assume X is normally distributed for the population. What is the point estimate? तो सैंपल से जो इंफॉर्मेशन फाइंड की गई है वो ये गिवन है आपको. 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है पॉपुलेशन मीन के लिए. एंड वी हैव टू अज्यूम हियर दैट population is normally distributed. What is point estimate? जो सैंपल की वैल्यू होती है वही पॉइंट एस्टिमेट कहलाती है, यानी पॉइंट एस्टिमेट है 128.4. Next, let us see how to estimate now population proportion. अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स करी हैं, जो भी फॉर्मूले देखे हैं, उसमें केवल हमने एक चीज को एस्टिमेट किया है और वो है पॉपुलेशन मीन. जरूरी नहीं है कि हर बार रिसर्चर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए एवरेज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो. तो हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन का भी यूज करते हैं इन टू एस्टिमेट. तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्यों जरूरी है? क्या ये एवरेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? या पॉपुलेशन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो पहले हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्या होता है और इसका क्या यूज है. Business decision makers and researchers often need to estimate population proportion. For most business, estimating market share, their proportion of market is important because many companies' decisions evolve from market share information. कई सारे बिजनेस में मार्केट शेयर को एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई सारी कंपनीज का जो डिसीजन है वो मार्केट शेयर की इंफॉर्मेशन से ही लिए जाते हैं कि मार्केट में उनका कितना शेयर है. तो शेयर का मतलब होता है कि परसेंटेज, मार्केट में उनका शेयर कितना है. उनका जितना ज़्यादा शेयर होता है मार्केट में, मतलब उनके प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड शेयर. कि मार्केट को उन्होंने एक तरह से काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, प्रपोर्शन ज़्यादा है उनके प्रोडक्ट्स का, तो इसे कहते हैं प्रपोर्शन, परसेंटेज, नंबर. Companies spend thousands of dollars estimating the proportion of produced goods that are defective. कंपनियां इस चीज पर भी बहुत डॉलर खर्च करती हैं ये पता करने में कि जो उनकी फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से कितने % प्रोडक्ट डिफेक्टिव हैं, so that they can stop the production or they can continue the production, right? Or they can change their machines accordingly. तो यहाँ पर proportion की importance होती है. तो central limit theorem for sample proportion leads to the following formula. Z is equal to P cap minus P upon square root PQ by N, where P cap is sample proportion and P is population proportion. Algebraically manipulating this formula to estimate P involves solving for P. हमें इसे P के लिए solve करना होगा, लेकिन क्योंकि P न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो इसको solve करना P के लिए थोड़ा सा मुश्किल है. इस रीजन की वजह से कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम लार्ज सैंपल अगर ले रहे हैं तो P कैप को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ P.
तो हमारा Z फॉर्मूला बन जाता है पी कैप माइनस पी अपॉन स्क्वायर रूट पी कैप क्यू अपॉन एन, वेयर क्यू कैप इज 1 माइनस पी कैप। तो अब हम इसे P के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल ये मिलेगा, where P cap is sample proportion, Q cap is 1 minus P cap, P is population proportion, N is sample size. In this formula, P cap is point estimate and plus minus Z जो दोनों साइड हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं क्वांटिटीज, ये एरर ऑफ एस्टिमेशन कहलाती है। And this PQ by N or here P cap Q by N is called standard deviation of distribution of sample proportions. Let's see one example. A study of 87 randomly selected companies with a telemarketing operation revealed that 39% of the sampled companies use telemarketing to assist them in order processing. Using this information, how could a researcher estimate the population proportion of telemarketing companies that use their telemarketing operation to assist them in order processing? ये क्वेश्चन क्या है, कुछ रैंडमली कंपनीज सेलेक्ट की गई हैं 87 जो टेलीमार्केटिंग करती हैं। टेलीमार्केटिंग का मतलब समझते होंगे, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना मार्केट में कस्टमर को टेलीफोन के जरिए या इंटरनेट के जरिए, है ना, इसे टेलीमार्केटिंग कहते हैं। तो 87 कंपनियां को सैंपल लिया गया जिसमें से देखा गया कि 39% ऐसी थी जो टेलीमार्केटिंग का यूज कर रही थी अपने ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। Using this information, how could a researcher estimate the population proportion of telemarketing companies? तो पॉपुलेशन में इन टेलीमार्केटिंग कंपनियों का कितना प्रपोर्शन है, मतलब ऐसी कंपनियों का जो टेलीमार्केटिंग यूज करती हैं, टेलीमार्केटिंग ऑपरेशन का यूज करती हैं टू असिस्ट देम इन ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऐसी कंपनियों का पॉपुलेशन में कितना प्रपोर्शन है, ये प्रपोर्शन तो 87 कंपनियों में मिला हमें। अब पॉपुलेशन आपको पता नहीं है कितने हैं, पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, हमें नहीं पता, पॉपुलेशन इज नॉट नोन हियर। लेकिन हमें पॉपुलेशन के लिए पता करना है कि फॉर द होल पॉपुलेशन ऑफ सच कंपनीज व्हाट इज द शेयर ऑफ such companies in the population which use telemarketing for processing their orders. तो इस क्वेश्चन को, इसमें आपको एक तरह से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना है। तो सैंपल प्रोपोर्शन कितना है यहाँ पे 0.39 P cap which is the point estimate of population proportion P, N is 87 here एंड क्योंकि इसमें कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम अपने मन से 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले सकते हैं। आप 99 ले सकते हैं, 98 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब 95% के लिए Z वैल्यू 1.96 होती है, Q कैप की वैल्यू 0.61 आएगी, 1 माइनस P कैप करेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज P कैप माइनस Z square root P cap into Q cap divided by N, right? So this is the interval estimate for population proportion. से पता लगता है कि 29% से लेके 49% तक ऐसी कंपनियां हो सकती हैं in the whole population which uses telemarketing to process their orders. Okay. Example number 2, clothing company produces men's jeans. The jeans are made and sold with either a regular cut or a boot cut. In an effort to estimate the proportion of their men's jeans market in XYZ city that prefers boot cut jeans, the analyst takes a random sample of 212 jean sales from the company's 2XYZ city retails outlet. Only 34 of the sales were for boot cut jeans. Construct 90% confidence interval to estimate the proportion of population in XYZ city who prefer boot cut jeans. एक क्लोथिंग कंपनी है जो मेंस जीन्स प्रोड्यूस करती है।
ये दो तरह के कट होते हैं इसमें, made and sold with either a regular cut or a boot cut. In effort to estimate the proportion of their main jeans market in XYZ city, एक कोई XYZ सिटी है जिसमें बूट कट जीन्स प्रेफर करते हैं लोग, तो अब ये प्रपोर्शन पता करना है मेन जीन्स का ऐसी सिटी में, XYZ सिटी में इस तरह की जीन्स का। तो एनालिस्ट ने 212 जीन्स की सेल का सैंपल लिया, उसमें से ये देखा कि 34 जीन्स ऐसी थी जो बूट कट जीन्स की खरीदी गई थी। अब हमें इसके लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है इस सिटी में उन लोगों के लिए जो बूट कट जीन्स को प्रेफर करते हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है, प्रोपोर्शन निकालना है ऐसे लोगों का होल पॉपुलेशन ऑफ XY सिटी में। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले हम ये देखते हैं। सैंपल हमें गिवन है, सैंपल का साइज 212 है और जो सैंपल का प्रपोर्शन है, क्योंकि ये नंबर है तो प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें इसे 212 से डिवाइड करना होगा। तो सैंपल प्रपोर्शन आएगा 34/212। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, तो पी कैप ठीक है, और z की वैल्यू 90% पे 1.645 आएगी। क्यू कैप इज 1 minus 0.16 which is 0.84. So we have the confidence interval. It's very easy. You need only two things. One is sample proportion and another is only the value of z. Third example, suppose a random sample of 85 items has been taken from a population and 40 of the items contains characteristics of interest. 85 items का सैंपल लिया गया है पॉपुलेशन से, इसमें से 40 आइटम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मतलब ऐसी उनमें कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे इंटरेस्ट की है, मतलब 40 कह सकते हो ऐसा नंबर है, 40 नंबर ऐसे हैं जिनमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। Use this information to calculate 90% confidence interval to estimate the proportion of population that has characteristic of interest. अब हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन में इन का प्रपोर्शन निकालने के लिए जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, 99% भी कैलकुलेट करना है, और ये भी बताना है कि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, सैंपल इंफॉर्मेशन जबकि सेम है, तो क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। तो सैंपल का साइज 85 है, सैंपल प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो 40 डिवाइडेड बाय 85 करके। ओके, पॉइंट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन proportion of characteristic of interest is 0.47. तो अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हम z वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1.645 आएगी, एंड देन वी यूज द फॉर्मूला p cap minus z into square root p cap into q cap divided by n. So we have this confidence interval. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए सबसे पहले z वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें सेम है तो केवल ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि पहले थी 1.645 और अब हो जाएगी 1.96। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा 0.364 एंड 0.576। यू कैन सी कि ये पहले वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल से थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए z वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी 2.575। अगेन द इंटरवल इज 0.331 to 0.609. So you can see that this is the widest of all the three at 99% confidence level. This indicates that as the level of confidence increases, the confidence interval gets more wider and the chances of population parameter lying in that interval increases. Obviously, जितना ज़्यादा इंटरवल बड़ा होगा उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर के लाई करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो मेरा,
तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।